Well, the top story today, the Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. यानी कि अदानी ग्रुप अब इनडायरेक्टली एनडीटीवी में करीब 30% हिस्सा ले रहा है। आज चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। एनडीटीवी से 28 साल के प्रोफेशनल रिलेशनशिप को छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद रवीश कुमार ने इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस्तीफे का ऐलान किया अपने YouTube चैनल पे। खबर ये है कि अदानी ग्रुप बहुत जल्दी एनडीटीवी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सकता है। सेबी ने 14 नवंबर को गौतम अडानी के ग्रुप को नई दिल्ली टेलीविजन यानी एनडीटीवी में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के लिए एनडीटीवी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया। प्राइम टाइम टेलीविजन इंडिया में न्यूज से बढ़कर एक रियलिटी शो जैसा बन चुका है, जिसमें आज जर्नलिस्ट्स और टीवी एंकर्स अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए जाने जाते हैं, अपने जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट्स के लिए नहीं। इस माहौल में एक ही ऐसा शख्स था जिन्होंने प्राइम टाइम टेलीविजन पे देश के असली मुद्दों को उठाया और उस पर चर्चा की। हिंदी पत्रकारिता तथा रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए रवीश कुमार के अलावा दिलीप कुमार चौबे को भी 2010 के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। To quote the Raman Magsaysay Award Foundation, Ravish Kumar harnessed broadcast journalism to give voice to the voiceless. तो आज चलिए उस शख्स पे चर्चा करते हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के 2 दशक से भी ज्यादा समय आपके टेलीविजन स्क्रीन्स के उस पार से आपको देश के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज और घटनाओं के बारे में बताया और उनके पीछे की सच्चाई को जानने में आपकी मदद की। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ इंडियाज ओनली प्राइम टाइम न्यूज कास्टर मिस्टर रवीश कुमार। उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर इतना जाना जाता है कि उन्होंने लोयला हाई स्कूल पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की। बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में पढ़ाई खत्म करते ही वो दिल्ली की ओर निकल गए। दिल्ली आए तो कोई खास आइडिया नहीं था कि किस लिए आ रहे हैं। पर आप पहले आए थे तब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने आए थे? नहीं, उतना। मैं एक बड़ा साधारण विद्यार्थी था। मतलब मुझे लगा था कि अगर मैं मैथ्स और अंग्रेजी को साथ लूंगा तो दूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। दिल्ली में उन्होंने देशबंधु कॉलेज से बीए डिग्री कंप्लीट की और तकरीबन 90 के दशक के बीचों बीच उन्होंने एनडीटीवी के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से जुड़ा था। अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादक के रूप में। लेकिन उसके पहले कई महीनों तक मैं यहाँ चिट्ठियाँ छांटता रहा। बोरे में चिट्ठियाँ आती थीं और मेरे पास रख दी जाती थीं। तब दर्शक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियाँ भेजा करते थे। देश भर से दर्शक अपने हाथों से अलग अलग कार्यक्रमों के एंकरों को लिखा करते थे। इन्हें पढ़ते हुए मैंने टीवी के कार्यक्रमों के आसपास दर्शकों को बनता देख रहा था। मेरा काम था उनकी बारीक नज़र से लिखी गई चिट्ठियों पर रिपोर्ट बनाना और एंकरों या कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को सौंप देना। दिहाड़ी का काम था, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, पैसे मिलते थे। कहा जाता है कि जो इंसान अपने काम को प्यार करता है वो अपने काम में और दाखिल कैसे बना जा सके ये कहीं से भी सीख लेता है। और ठीक ऐसे ही रवीश जी ने भी शुरुआत से ही अपने हुनर को निखारने की कोशिश की। करियर के शुरुआत से ही स्ट्रगल को लेकर रवीश जी के ख्यालात बहुत ही अलग थे। जहां आज के दिन स्ट्रगल एक मार्केटिंग का जरिया है ये दिखाने के लिए कि आप कितने काबिल हैं, रवीश जी के ख्यालात कुछ ऐसे थे। स्ट्रगल किसी का एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम की मेहरबानी ऐसी है कि जो सिस्टम है वो आपको इतना तोड़ देता है, आप कहीं भी पैदा ले लो, ये स्ट्रगल से, इस सिस्टम से जूझते जूझते आपका स्ट्रगल हो जाता है, जिससे आप स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में। पर फिर भी उन्होंने अपने आसपास के सभी कलीग्स और सीनियर की मदद ली और उनसे सीख के अपने करियर को आगे बढ़ाने में जुट गए। राजदीप डांटते बहुत थे, बहुत घबराहट होती थी। डर के हमारे पीछे के दरवाजे से हम लोग दफ्तर आते थे, खासकर मैं तो नताशा अक्सर कहती थी कि तुम चूहा हो, डरते हो राजदीप से। और राजदीप भी बिना बात की इतना गुस्सा कोई एडिटर करता है क्या? एक दिन तो राजदीप मेरे बाल को लेकर गुस्सा हो गया कि ये रिपोर्टर के बाल हैं या देवानंद के बाल हैं, तुम रिपोर्टर बनने आए हो या हीरो बनने आए हो।
उसी तरह से कैमरामैन भी एक से एक, तुलसी, सुरेश, सुकुमार, मयूख, लाइली, नताशा बदवार, नरेंद्रा गोडावली। नताशा बदवार के सामने तो स्टोरी बताने में घबराहट होती थी, वो इतनी काबिल थी कि डर लगता था कि पता नहीं मेरी स्टोरी का लेवल वो है कि नहीं है। पर इस तरह से हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर एनडीटीवी में, और सब ने सबको मिलकर सिखाया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसे ही शुरू हुआ उनका सफर रिपोर्टर बनने का। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के सभी कोने से उन्होंने खबरों को इकट्ठा किया और आपके टीवी स्क्रीन के सामने ले आए रवीश की रिपोर्ट के साथ। इंडिया में तो न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और आज तो ऑनलाइन पोर्टल्स के सैकड़ों रिपोर्टर्स होंगे। तो आपको लग सकता है कि सबको छोड़कर रवीश कुमार पे ही क्यों इतना फोकस किया जाता है? क्या दूसरे रिपोर्टर्स अच्छी न्यूज़ स्टोरी सामने नहीं ला पाए? जी ज़रूर ला पाए, और रवीश जी की खासियत ये है कि वो समय के साथ बदलते गए। उन्होंने अपने क्राफ्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उसे खूब आगे बढ़ाया ताकि और बेहतरीन तरीके से आपके पास खबरें पहुंचा सकें। इन सब में समय के साथ जब बाकी न्यूज़ रिपोर्टर्स अपना नज़रिया बदलने लगे, जब उनके स्टोरीज का पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होने लगा, रवीश जी अपने जगह पे डटे रहे। उन्होंने वही सब मुद्दों पे बात की जो वो पहले भी करते थे, वही सवाल उठाए चाहे सरकार किसी की भी हो, और वही कोशिश की कि सच्चाई आप तक पहुंचाई जा सके, और वो भी ऐसे समय पे जब कोई और हिम्मत जुटा के वो काम नहीं कर पा रहा था। उन्होंने सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने समय के साथ अपने आप को तराशा, और आज जो इंडियन मीडिया में जो भी थोड़ी सी सच्चाई बची है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार रवीश कुमार है। A democracy can thrive only as long as its news is truthful, information is truthful. उन्होंने अपना समय सिर्फ न्यूज़ बताने के लिए नहीं किया। इंडिया में मीडिया सीन और उसका जो आज का फॉर्मेट बन चुका है, इन सब चीज़ों को बताने में उनका रोल और इम्पोर्टेंस डिनाई करना इम्पॉसिबल है। तब एनडीटीवी काफ़ी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता था, और ये और बात है कि जो लोग उस ट्रेनिंग में जाते थे उनको उस तरह की ट्रेनिंग में यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत तरह का अहंकार आता है ना कि अरे हम तो दो लोगों को जानते हैं, आई नो फलाना चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट एंड चीफ मिनिस्टर। अच्छा, हाँ। लेकिन बहुत महंगे ट्रेनर लाए गए थे। अच्छा, हाँ, बहुत पैसा खर्च करके एक ईएन मास्टर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने 14 दिनों तक ट्रेनिंग दी, उसमें से लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने विजुअली सोचना सिखाया। तो कहते थे स्क्रिप्ट का रोल टेलीविजन में बाद में आता है। हाँ। तो 14वें दिन हमने स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छा। 13 दिन तक, तब मुझे तो और भी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं माय नेम इज रवीश कुमार भी नहीं बोल पाता था, अभी तो 3-4 लाइन। तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों डाल दिया है इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं, आधी बात मास्टर साहब की समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैं समझता था कि अब यही एक मौका मिला, इंग्लैंड से आया, देखो भाई, पहले के तो लोग होते थे ना, कोई विदेशी टूरिस्ट भी दिख जाता था फोटो खिंचा लेते थे। तो मैं ये भी सोच के बड़ा उसमें था कि कोई आया है ईएन मास्टर, बीबीसी का, कार्डिफ से आया है। तो उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि उनके सिखाने के बाद से जो अगली रिपोर्ट की थी और उसके पहले जो रिपोर्ट की थी, उसी में काफ़ी बदलाव आ गया था। उस क्लास का असर आज तक है कि मैं कभी जर्नलिज्म के स्कूल में नहीं जाता। जब आपके पास पोटेंशियल और क्षमता हो तो कोई कब तक आपको रोकेगा आपके मंजिल तक पहुंचने से? रवीश जी की कड़ी मेहनत और निष्ठा ने उनको काफ़ी जल्दी एनडीटीवी पे अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद की, और चढ़ते चढ़ते वो बन गए अपने चैनल के प्राइम टाइम हिंदी न्यूज़ एंकर, जिनको बस कुछ ही दिन पहले तक आप टीवी के पर्दे पर देखते थे। करीबन 1 दशक तक उन्होंने रोज़ देश की आम जनता की तकलीफ़ों को एकत्रित करके सबके सामने पेश किया, और उन्होंने इस चेंजिंग मीडिया नैरेटिव का डट के मुकाबला किया। इनफैक्ट आज का ट्रेंड जो बन चुका है कि मुद्दे से जितना चाहे दूर भागो, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। और जब आप सच बोल रहे हो तो बड़े से बड़ा हेटर वो भी मानने को तैयार होगा जब आप उनके जीवन के दुख दर्द की बात सबके सामने लाएंगे। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था और बैंक सीरीज कर रहा था, तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और ये मैं अपने दर्शक को टीवी पे बोलता हूँ कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है करने का, मेरे पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है कि आप 3000 मैसेज भेज देंगे तो मैं पढ़ लूँगा। लेकिन मैंने सबके मैसेजेस पढ़े, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे नफरत करते थे। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी ख़राब व्यवस्था, हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के ज़रिए सुनना पड़ा
जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस एनडीटीवी को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं आता तो मैं डिलीट कर देता था, मैं बड़ा रोया हूं कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देख रहा था। तो मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। आज से मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, अंधभक्ति नहीं करूंगा, मैं यही कहता हूं। जर्नलिस्ट न्यूज स्टोरी को आप तक ले आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर आप देखें तो जर्नलिज्म का पर्पस यही है कि वो स्टोरीज को आपके सामने ला सके, जिससे या तो आप सीख सकें, या तो आपका अवेयरनेस बढ़े, या जिससे बदलाव को लाया जा सके। रवीश जी ने अपने करियर के साथ इन सारे गोल्स को अचीव किया जो बहुत जर्नलिस्ट आज के दिन नहीं कर पा रहे हैं। जब देश में सब कम्युनल इश्यूज पर चर्चा कर रहे थे, रवीश जी ने बार बार देश के असली प्रॉब्लम्स पे फोकस की, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और झूठा प्रोपेगेंडा। उनका शो हम सब लोगों के लिए एक जरिया बन गया था देश के कम्युनल इश्यूज के नकाब के पीछे से देश के सच्चे इश्यूज के बारे में जानने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत के विकास की यात्रा का ऐतिहासिक दिन है। हमने करोड़ों भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने का वादा पूरा किया। मैं खुश हूं कि भारत के हर एक गांव में अब बिजली पहुंच गई है। तालियां। बिजली पहुंची है तो इसकी कामयाबी की पूरी कहानी बताई जानी चाहिए, मगर बिजली मंत्री आरके सिंह की बातों से लगता है कि 5,56,633 गांवों में बिजली पहुंचने की कहानी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है 4 साल में 18,000 गांवों में बिजली का पहुंचना। वो भी जब तथ्य चेक करेंगे तो सारे गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने चतरा जिले के 552 गांवों में बिजली लगाने से इनकार कर दिया। तालियां। सोचिए 552 गांवों में बिजली नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, उनको ट्वीट करने की जल्दी है। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। अभी कौन सा महीना है? अप्रैल। क्या है? अप्रैल। देखिए नहीं, 31 दिसंबर हमारी लास्ट है, 18 तक इसको। तालियां। तो आप भी अपने गांव में चेक कीजिए, अगर भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है तो इसका मतलब यह हुआ कि बिजली की मांग भी बढ़ी होगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ गया होगा। यह भी चेक कीजिए तो बिजली को लेकर करंट लगने लगेगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो, जिससे वो आज सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उस शो पे उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दों को उठाया जिसका खुलासा होने पे अथॉरिटीज एक्शन लेने पे मजबूर हो गए। जहां पहले वो खराब व्यवस्था को इस्तेमाल करते थे, कुछ चंद ही महीनों में उन्हें अपना पोजीशन चेंज करना पड़ा, और चेंज लाना पड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बचाने के लिए। आपके सरकारी बैंकों में औरतों को धमकी दी जाती है कि सवाल करेंगी तो आपको ऐसे जगह आपकी पोस्टिंग करेंगे जहां पे टॉयलेट नहीं। 26 फरवरी को हमने प्राइम टाइम की सीरीज में कुछ बैंकों के शौचालय का हाल दिखाया। असर यह हुआ कि इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक हरकत में आया है। इन सब ने सर्कुलर भेजकर महिलाओं के लिए हर ब्रांच में 100% शौचालय की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। आपके स्क्रीन पे जो पंक्तियां हैं वो उन्हीं सर्कुलर की हैं। पटना के पंत भवन में इंडियन बैंक की शाखा में शौचालय की व्यवस्था को लेकर मीटिंग भी हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैसेज में कहा गया है कि एनडीटीवी महिला कर्मचारियों के शौचालय की सुविधा पर सर्वे कर रहा है, मगर हल्के से चेतावनी दे दी गई है व्हाट्सएप मैसेज में कि छवि को नुकसान ना पहुंचे, यानी बैंकर मुझे कुछ ना बताएं। वैसे अब बहुत देर हो चुकी है, मुझ तक बहुत सारी जानकारियां हजारों की संख्या में बैंकरों ने पहुंचा दी है। आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहां देश में जो भी हो रहा है उसे समझना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे बन रहे हैं जो आम इंसान के लिए, हम जैसे आप जैसे के लिए समझने के बाहर हैं, ऐसे समय पे रवीश जी का प्राइम टाइम शो ने हमें मदद की इन पॉलिसीज को डिटेल में, इन डेप्थ में समझने के लिए। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप सच्चाई नहीं जान पाएंगे तो आप मीडिया और प्रोपेगेंडा के ब्रेन वॉशिंग के शिकार होते चले जाएंगे, और इस प्रोसेस में आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी खो देंगे। क्या क्या पास हुआ विपक्ष को पता नहीं चला, मीडिया को समझ नहीं आया। राजनीतिक दलों ने अपने लिए कॉरपोरेट चंदे का बढ़िया इंतजाम कर लिया। आप ये मत समझिए कि सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां तो चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने का इतना अच्छा प्रयास हुआ है कि पूछिए मत। नए संशोधन के अनुसार कॉरपोरेट अब कुल मुनाफे का 7.5% से भी अधिक चंदा दे सकते हैं, यानी 7.5% तक ही चंदा देने की सीमा अब समाप्त कर दी गई है। पहले बताना पड़ता था किसे चंदा दिया, अब नहीं बताना होगा। क्या आपने सोचा है कि अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे का कुछ भी हिस्सा चंदे के रूप में
किसी राजनीतिक दल को देने लगे तो उसके क्या खतरे होंगे, आप पर उसका क्या असर पड़ेगा। बताना पारदर्शिता है या छिपाना पारदर्शिता है, डिक्शनरी भी तो चेंज करवानी पड़ेगी। जब आप इतना स्किलफुली किसी के झूठ और प्रोपेगेंडा को सबके सामने ला दें हर दिन हर समय, तो कुछ तो उसका असर पड़ेगा ही। 2018 में जब ऐसे ही रवीश जी अपने घर पे बीमार पड़े थे, उन पे साइबर अटैक होना शुरू हो गया। ट्रोलिंग एक बात है, पर जब लोग दिन के हर मिनट आपको फोन करके गाली देने लगे, आपको मार डालने की धमकी देने लगे, उसका क्या असर एक साधारण नागरिक पे पड़ सकता है, आप सोच ही सकते हैं। तभी ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने एक लिंक भेजा कि मेरे नाम से एक बयान वायरल किया जा रहा है जो मैंने कहा ही नहीं था। यही वो फेक मैसेज है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में मदरसे में गीता के साथ हुए कथित बलात्कार के मामले में मैंने बलात्कार का समर्थन किया है, जो मैं कर ही नहीं सकता। बदनाम करने का तरीका पहले भी रहा है, मगर इस तरह सामने आकर गाली देने, धमकी देने या मार देने की इनकी हिम्मत बताती है कि ये सत्ता को लेकर ज्यादा ही सहज हो गए हैं। इन्हें भरोसा हो गया है कि जो करना है कर चलो, एक भीड़ है, अपनी सरकार है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये तस्वीर मुझे बार बार भेजी गई कि इसी तरह मुझे काट दिया जाएगा। आईसिस आतंकवादी संगठन ने जिस तरह पत्रकार डैनियल पर्ल को मारा, उसकी जगह मेरा चेहरा लगाकर दिखाया जा रहा था। एक ने वीडियो भेजा कि ठीक से देख लो, इसी तरह काट दिया जाऊंगा। ऐसे ही कई बार वो भटकाए हुए लोगों के गुस्से का और आक्रोश का शिकार हुए, चाहे वो फेक न्यूज़ की वजह से हो या उनकी स्टोरी में किसी गलती की वजह से हो। चाहे आप रवीश जी को पसंद करें, उनके व्यू पॉइंट्स के साथ एग्री करें या नहीं, ये बात मानना ज़रूरी है कि वो इंडियन मीडिया सीन के एक अहम किरदार थे जिनको आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उनका टीवी से नाता चाहे हो या ना हो, जैसा उन्होंने कहा था कि सड़क पे खड़े होकर न्यूज़ पढ़ देंगे। मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज़ पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज़ पढ़ देंगे। इसमें क्या है, करो जो करना है करो, बैन करना है बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। ठीक वैसे ही उन्होंने किया भी, क्योंकि आज वो YouTube पे अपना घर बना चुके हैं। आजकल जैसे एक ट्रेंड सा बन चुका है कि हम लोगों की बात, उनकी अहमियत को बहुत देर बाद समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज भी लोगों के लिए सवाल उठा रहे हैं। पर आज अगर आप उनकी कद्र ना करें तो एक ऐसा जनरेशन तैयार होगा जो क्वेश्चन करने की क्षमता को खो देगा। हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो समय की गतिविधियों को समझते हैं और लोगों को आने वाले समय के लिए आगाह करते हैं, पर ज़्यादातर समय उन लोगों की कोई नहीं सुनता और उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तब तक जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब इंटरनेशनल स्टेज पे उन्हें जर्नलिज्म और उसके इम्पैक्ट के लिए रमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल पीस प्राइज भी कहा जाता है। हम तो उसी देश के देशवासी हैं और उस देश के देशवासी होने के नाते हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी काम की कदर करें, उनकी स्टोरीज को समझें, उससे अपनी थिंकिंग को और शार्प करें और ये मुद्दे ऐसे जगह पे खड़ा करें जिससे सिस्टम चेंज हो सके। बुराई को सबके सामने लाना और उस पर चर्चा करना डेमोक्रेसी का एक अहम भाग है। तो जो लोग इस काम को करने के लिए आपकी मदद करते हैं, उनकी कदर कीजिए ताकि और रवीश कुमार जैसे पत्रकार आगे आने की हिम्मत जुटा सके, वरना बाद में पछताना कि हमने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी और अब उनके एनडीटीवी से जाने के बाद यह अफसोस जताना कि शायद हम उनकी बात सुन लेते, समझ लेते। इसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। मैं आपका दोस्त अनमोल, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।